हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल दैट इज प्रेस्क्राइब्ड इन द सिलेबस ऑफ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके अलावा कई सारे टीचिंग एग्जाम्स हैं जिसमें ये प्रेस्क्राइब्ड है फिक्शन वाले पार्ट में, नॉवल वाले पार्ट में। तो आप में से बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं केवीएस एनवीएस की, यूपीएचसीसी, जीडीसी, जीआईसी की, डी ट्रिपल एसपी की। उसके अलावा एलटी मेंस की भी बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो वो सभी बच्चे जो ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं या सब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सारे पॉइंट्स जो मेजर पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं, हम उन सभी को इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे नॉवेल के बारे में कि कैसा नॉवेल है, किस कैटेगरी में आता है, इसके क्या कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस, मेजर थीम्स। और हम इसके बाद क्लास में हम आज डिस्कस करेंगे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें हम देखेंगे माइकल हैंशर्ट को एज अ ट्रैजिक कैरेक्टर, और उसके बाद हम थीम से यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे, फेट एंड चांस की थीम, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो आप लोग पेन एंड पेपर लेके एकदम रेडी हो जाइए। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एलटी ग्रेड मेंस की, तो वो नोट्स के लिए यहाँ पे जुड़ सकते हैं इस क्लास से। और अगर आपको आंसर्स वगैरह चेक करवाने हैं तो आप टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। ओके, सो जो स्टार्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज बाय टॉमस हार्डी। पब्लिकेशन ईयर इंपॉर्टेंट है 1886। और आपको हार्डी के सभी नॉवेल्स की इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं वो आपको याद रखनी है। हार्डी के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, दैट ही इज नोन एज द लास्ट ग्रेट विक्टोरियन पोएट एंड नॉवेलिस्ट, ठीक है। इन्होंने अपना करियर एज अ पोएट स्टार्ट किया था, और लास्ट में जब इन्हें क्रिटिसिज्म मिलती है आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ जूड द ऑब्सक्योर, तो उसके बाद उन्होंने पोएट्री दोबारा से लिखना शुरू कर दिया था। तो यहाँ से एक पॉइंट आपको याद रखना है कि उन्होंने करियर एज अ पोएट शुरू किया था और खत्म भी मतलब अपने करियर के लास्ट में भी वो पोएट्री लिखना उन्होंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया था। और उन्हें द लास्ट ग्रेट विक्टोरियन के नाम से भी जाना जाता है। ओके ओके, तो इस नॉवेल को पब्लिश किया गया था ड्यूरिंग द लेट विक्टोरियन एज, अ पीरियड दैट इज मार्क्ड बाय रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशल चेंज एंड मॉरल क्वेश्चनिंग। तो उस समय बहुत सारा चेंज हो रहा था, लोग क्वेश्चन कर रहे थे, क्योंकि डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पब्लिश होती है और उसके बाद एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है रिलीजन एंड साइंस में, फेद में और साइंस में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो हो रही थी और मॉरल क्वेश्चनिंग भी हो रही थी। तो इस समय जो एक डिलेमा वाली जो स्थिति है, जो एक ट्रांजिशन है, उसको हार्डी ने अपने नॉवेल्स में दिखाया है। अगर हम बात करें टॉमस हार्डी की, तो ही स्टैंड्स एज अ एट द ट्रांजिशन बिटवीन विक्टोरियन रियलिज्म एंड मॉडर्न पेसिमिज्म। अगर हम हार्डी की बात करें तो हार्डी विक्टोरियन एज का जो रियलिज्म है और जो मॉडर्न एज का जो पेसिमिज्म जब स्टार्ट हो रहा है, उन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशनल पीरियड हम कह सकते हैं, उसमें वो स्टैंड होते हैं। इसीलिए इनको द लास्ट ग्रेट विक्टोरियन बोला जाता है। ओके, हार्डी की हम फिक्शन की बात करें तो इनके फिक्शन में हमें डिटर्मिनिज्म एंड फैटलिज्म का प्रभाव देखने को मिलता है। डिटर्मिनिज्म मतलब कि हर चीज ऑलरेडी डिटरमाइन की गई है बाय गॉड। फैटलिज्म मतलब हमारा जो फेट है, वी कांट चेंज इट। ओके, कैरेक्टर इज फेट, ये उन्होंने फिलॉसफी अपने नॉवेल्स में दिखाई है। डार्विन की थियरी ऑफ एवोल्यूशन, तो इसकी वजह से जो मॉरल क्वेश्चनिंग हुई है या जो एक डाउट पैदा हुआ है लोगों के मन में, उसको दिखाया है इन्होंने। ग्रीक ट्रेजेडी मतलब ग्रीक ट्रेजेडी में कई बार ये चीजें दिखाई जाती है कि एवरीथिंग इज प्री गवर्न। ओके, कैरेक्टर कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर आप देखें ग्रीक ट्रेजेडी को, अगर आपने देखा हो, तो कैरेक्टर कुछ भी नहीं कर सकता, वो अपने फेट के हाथों मजबूर रहता है। ओके, और ट्रेजिक फ्लॉ उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस ट्रेजेडी को होने में। तो अगर आप देखें तो एडिपस रेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है ग्रीक ट्रेजेडी में, तो आप उसको एज एग्जाम्पल ले सकते हैं। डिक्लाइन ऑफ रूरल इंग्लैंड, ये भी इन्होंने दिखाया है। ओके, अब अगर हम नॉवेल की बात करें तो हार्डी को हम रीजनल नॉवेलिस्ट की कैटेगरी में रखते हैं, और इनका एक रीजन है जो इन्होंने शुरू किया था या उसमें अपने नॉवेल्स की सेटिंग करी थी, दैट इज वेसेक्स। द नॉवल बिलोंग्स टू हार्डीज फिक्शनल रीजन वेसेक्स, ये आपको याद रखना है।
विच रिप्रेजेंट रूरल साउथ वेस्ट इंग्लैंड। तो ये रूरल साउथ वेस्ट इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है। वेसेक्स, कैस्टरब्रिज, अभी हम नॉवेल को जब देखेंगे तो इसकी सेटिंग क्या है, कैस्टरब्रिज, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। इसकी सेटिंग डॉर्चेस्टर पे बेस्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हार्डी का बर्थ प्लेस है डॉर्चेस्टर, उस पे बेस्ड है। ओके, हार्डी हिमसेल्फ कॉल दिस नॉवेल अ स्टडी ऑफ कैरेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इन्होंने अपने नॉवेल्स को कैटेगरी में डिवाइड किया था, कैटेगराइज किया था। तो स्टडी ऑफ कैरेक्टर्स जो है, जो कैरेक्टर नॉवेल जो है उसकी कैटेगरी में इस नॉवेल को रखा जाता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि एक फैटल एरर उस कैरेक्टर की पूरे एंटायर एंटायर लाइफ को शेप करती है। तो यहाँ पे हम माइकल हेंचर्ड की एक फैटल एरर जो उन्होंने करी अपनी जिंदगी में, उसको हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी को शेप किया है। कैरेक्टर इज फेट, इस नॉवेल में हम देखते हैं कि कैरेक्टर इज फेट, ये एक प्रिंसिपल है जो हार्डी ने अपने नॉवेल में रिपीटेडली इलिस्ट्रेट किया है। इलिस्ट्रेट मतलब ये होता है कि जब एग्जाम्पल्स के माध्यम से चीजें दिखाई जाती है उसे हम बोलते हैं इलिस्ट्रेट। ओके, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, इसका सबटाइटल है द लाइफ एंड डेथ ऑफ ए मैन ऑफ कैरेक्टर। ये आप लिख सकते हैं, द लाइफ एंड डेथ ऑफ ए मैन ऑफ कैरेक्टर। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। और इसमें हम माइकल हेंचर्ड की बात करें तो जब इस नॉवेल की शुरुआत होती है तब ये 21 साल के होते हैं, ठीक है। और पहले ये हेयर ड्रेसर होते हैं, लेकिन बाद में इनकी किस्मत ऐसे पलटती है कि ये मेयर ऑफ कैस्टरविज बन जाते हैं। ओके, और इसकी हम बात करें तो इसमें 18 ईयर्स का गैप भी दिखाया गया है बीच में। तो देखते हैं, द नॉवेल ओपन्स विद माइकल हैंचर्ड, अ यंग हेयर ड्रेसर। एक यंग हेयर ड्रेसर है ये, जो अपनी वाइफ के साथ सुजैन के साथ ट्रैवल करते हैं, और इन्फेंट डॉटर उनकी रहती है एलिजाबेथ जेन। ओके, तो शुरुआत जब होती है नॉवेल की उसमें दिखाया जाता है कि हैंचर्ड 21 साल के हैं, और ये एक फेयर में आप कह सकते हैं जा रहे हैं, और अपनी बेटी एलिजाबेथ जेन को भी उन्होंने लिया हुआ है, सुजैन उनके साथ, और उन्होंने ड्रंक किया हुआ है। ठीक है, एक ऑक्शन ऑक्शन सीन भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑक्शन सीन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि किस नॉवेल में ऑक्शन सीन है। ओके, और ये ड्रंकन रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, अपनी वाइफ के साथ बहस कर रहे होते हैं, सुजैन के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, और गुस्से में आकर ये क्या करते हैं, एक कंट्री फेयर में, जो गांव का जो मेला लगता है, इसमें ये अपनी वाइफ को और अपनी बच्ची को एक सेलर जिनका नाम रहता है रिचर्ड न्यूस्टन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सभी नाम आपको ध्यान रखने हैं, उनको ये सेल कर देते हैं। और कितने प्राइस में सेल करते हैं ये भी क्वेश्चन बनता है। तो 5 गिनीज, कितने में, 5 गिनीज में सेल कर देते हैं। लेकिन जब इनका नशा उतरता है अगले दिन, व्हेन सोब्रिटी रिटर्न, मतलब जब इन्हें सेंस आता है, ही इज फिल्ड विद रिमोर्स, वो पश्चाताप से भर जाते हैं, और वो ये कसम खाते हैं, क्या कसम खाते हैं, कि अब वो 21 ईयर्स तक शराब से दूर रहेंगे। उन्होंने ये डिसाइड किया कि ही विल abstain himself फ्रॉम liquor एंड ड्रिंकिंग फॉर 21 ईयर्स। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखना है, जब नॉवेल शुरू होता है तो ये 21 ईयर्स के होते हैं, और इन्होंने जो कसम खाई थी वो भी खाई थी कि 21 ईयर्स के लिए। ओके, तो जब इस नॉवेल को हम देखते हैं तो फिर होता क्या कि सुजैन जो है, उनको ऐसा लगता है कि जो ऑक्शन है ये लीगल है, और मजबूरी में जाके उन्हें रिचर्ड न्यूसन के साथ रहना पड़ता है। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं इसी बीच कुछ सालों बाद हैंचर जो है वो अब एक हेयर ड्रेसर से बन गए हैं मेयर ऑफ कैस्टरविज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेस्पेक्टेड कॉर्न मर्चेंट बन जाते हैं। और मेयर ऑफ कैस्टरविज एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है, और इन्हें कॉर्न मर्चेंट के रूप में जाना जाता है, जिसकी आयरन विल एंड एनर्जी के लिए काफी लोग इन्हें रेस्पेक्ट देते हैं। इसी बीच सुजैन एंड एलिजाबेथ 18 साल बाद ये लोग वापस आते हैं कैस्टरब्रिज, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि न्यूसन की डेथ हो चुकी है। न्यूसन जो है वो सी में सॉरी शिपरेक हो जाता है, ये कुछ वजह से ऐसा होता है कि वो सी में जाते हैं और फिर वापस नहीं आते, तो ऐसा सबको लगता है कि वो डूब गए हैं। तो अब क्योंकि सुजैन के पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, इसलिए ये जाती हैं हैंचर्ड के पास 18 साल बाद वापस। ओके, और हम देखते हैं कि एलिजाबेथ जो है, उन्हें ऐसा लगता है कि न्यूसन ही इनके पिताजी हैं। इन्हें हैंचर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, और सुजैन ने भी इन्हें बहुत ज़्यादा कुछ बताया ही नहीं था। तो अब जब ये लोग जाते हैं तो ये देखते हैं कि हैंचर्ड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस बन चुके हैं, वो तो एक मेयर बन चुके हैं, और अब इन दोनों ने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया
एलिजाबेथ को कि वो लोग कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वो लोग कैसे जानते हैं। और ना हेंचर्ड ने वहां पे कैस्टरब्रिज में किसी भी लोगों को अपनी वाइफ के बारे में कुछ बताया था, मतलब कोई भी नहीं जानता था कि ऑलरेडी इनकी एक वाइफ है। तो जब ये दोनों मिलते हैं, हेंचर्ड दोबारा से शादी का प्लान करते हैं सुजैन से, और ये लोग बिना कुछ अपने पास्ट के बारे में किसी को भी कुछ बताए ये लोग शादी करने का डिसीजन लेते हैं। अब इसमें देखिए होता क्या है कि जब सुजैन नहीं थे हेंचर्ड की लाइफ में, बीच में चली गई थी, तो यहाँ पे एक और कैरेक्टर इसमें एंट्री लेते हैं, जिनका नाम है लुसिटा। ओके, यू कैन मेक अ नोट, लुसिटा टेम्पलमैन। ये हेंचर्ड का काफी ख्याल रखती हैं, और उन्होंने इनकी देखभाल करी है जब ये बीमार रहे थे। लेकिन उन्हें अब इनसे अपनी जो भी शादी थी या जो भी रिश्ता था इनका, उन्हें तोड़ना पड़ता है ताकि वो सुजैन से शादी कर सके। और कहीं ना कहीं उनके मन में एक रिग्रेट भी था कि उन्होंने जो किया था सुजैन के साथ, तो अपने पास डिसग्रेस को छुपाने के लिए, कंसील करने के लिए वो उन्होंने शादी करी। तो देखिए यहाँ पे जो हैंचर्ड के लोग हैं, उन्हें ऐसा लगता था कि इनकी कोई वाइफ नहीं है, ये एक विडोवर है। इन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया था किसी को कि इनकी वाइफ कैसे अब इनकी जिंदगी में नहीं है या क्या मिस हैपनिंग हुई, ये इन्होंने नहीं बताया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और कैरेक्टर टेक प्लेस करता है, उसको आप नोट करिएगा, जिनका नाम है डोनाल्ड, डोनाल्ड फारफ्रे। ओके, डोनाल्ड फारफ्रे, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये स्कॉटिश मैन है, ठीक है, स्कॉटिश मैन है। और ये आते हैं माइकल हेंचर्ड के पास, और उन्होंने कुछ टेक्निक सिखाई थी इन्हें, कि मतलब ग्रेन को कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे खराब होने से बचाया जाए, और जिससे इनके व्यापार में काफी मुनाफा हुआ। तो इसलिए उन्हें माइकल हेंचर्ड को डोनाल्ड पसंद आते हैं, और उन्होंने उन्हें अपने यहाँ एक जॉब पे हायर कर लिया। ठीक है, जिसके कारण एक कैरेक्टर है जिसका नाम है जोसुआ जॉब। ठीक है, जोसुआ जॉब, इनकी नौकरी छूट जाती है। तो अब इसके कारण इनके मन में एक ग्रज आ जाता है। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे डोनाल्ड फारफ्री अपने काम में इतने ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं कि वो माइकल हेंचर्ड को भी ओवरपास कर देते हैं, जिसके कारण हेंचर्ड को बुरा लगने लगता है। इसके अलावा एलिजाबेथ जेल, जो कि माइकल हेंचर्ड की डॉटर, रियल डॉटर नहीं होती हैं, उनको डोनाल्ड फारफ्री के लिए एक अटैचमेंट फील होने लगती है, जिसे हेंचर्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और हेंचर्ड को एक पहली बात तो इसलिए भी गुस्सा आता है कि डोनाल्ड फारफ्री उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, और इसके कारण उन्होंने फिर निकाल भी दिया था उन्हें अपने अपने काम से, जिसके कारण बाद में डोनाल्ड फारफ्री अपना एक अलग बिजनेस शुरू करते हैं। तो हैंचर्ड के मन में उनके लिए एक काइंड ऑफ, आप कह सकते हैं, नाराजगी रहती ही है। दूसरा, एलिजाबेथ के मन में जो अटैचमेंट आती है, इसको ये पसंद नहीं करते। तो दो रीजन थे जिसके कारण इनको प्रॉब्लम रहती है अपनी, आप कह सकते हैं एक पर्सनल ग्रज, आप कह सकते हैं, इनके मन में आ जाती है। ठीक है, बीच में हम देखते हैं सुजैन, इनकी डेथ हो जाती है, लेकिन ये इनकी डेथ से पहले ये एक लेटर छोड़ के जाती हैं, जिसमें ये रिवील करती है कि एलिजाबेथ जेन हेंचर्ड की रियल डॉटर नहीं है। और इन्होंने ये बताया कि जो इनकी रियल डॉटर है वो इन्फेंसी में ही इनकी डेथ हो चुकी थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके कारण ये जो रिवील, जो ये डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ हम कह सकते होती है, जो रिवील होता है, इसके कारण हैंचर्ड बहुत ज्यादा ब्रेक, इनका हार्ट ब्रेक हो जाता है। वो इमोशनली बहुत खुद को आइसोलेट फील करते हैं, और उनका जो एलिजाबेथ जेन के साथ बॉन्ड है वो कमजोर हो जाता है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था डोनाल्ड फारफ्री की, ऑलरेडी मैंने आपको बताई कि ये एक इंटेलिजेंट स्कॉटिश मैन है, और हैंचर्ड जिनसे दोस्ती करते हैं, मॉडर्न बिजनेस सीखते हैं कैसे बिजनेस किया जाए, लेकिन ये अपने मॉडर्न बिजनेस मेथड के कारण हैंचर्ड को भी सरपास कर देते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, फारफ्रे फारफ्रे रिप्रेजेंट मॉडर्नाइजेशन, जबकि माइकल हेंचर्ड ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा जिसे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और इनकी राइवलरी काफी बिटर हो जाती है कि पब्लिक फाइट हो जाती है, और हेंचर्ड का इकोनॉमिक डाउनफॉल हो जाता है, क्योंकि हेंचर्ड एक कुछ ऐसी डील कर लेते हैं जिसके कारण उन्हें अपने व्यापार में मुनाफा नहीं होता है, बल्कि नुकसान हो जाता है, वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लुसिटा टेम्पलमैन की हम बात कर रहे थे, जो हेंचर्ड की फॉर्मर लवर होती हैं। ये फारफ्री से शादी कर लेती हैं, और इनका जो पास्ट है वो रिवील हो जाता है। कैसे रिवील होता है
लुसिटा के लेटर्स माइकल हैंचर्ड के पास होते हैं, लव लेटर्स। तो लुसिटा ने इनसे लव लेटर्स मांगे थे, जो कि हैंचर्ड ने जोसुआ जॉब को दे दिए थे और उनसे कहा था कि आप लेटर्स लुसिटा को दे दे। लेकिन जोसुआ जॉब, जिनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वो इतना ज्यादा रिवेंजफुल होते हैं कि वो क्या करते हैं, लेटर्स को पब्लिकली एक्सपोज कर देते हैं, जिसके कारण हैंचर्ड के पास्ट को पब्लिकली एक्सपोज किया जाता है थ्रू द स्किमिंगटन राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण लुसिटा की डेथ हो जाती है शॉक से। ठीक है, इसके पहले एक पॉइंट जो आपको समझना है कि एलिजाबेथ, जब इनको पता चलता है हैंचर्ड को कि एलिजाबेथ उनकी डॉटर नहीं है, वो उनके लिए बहुत कोल्ड हो जाते, कोल्ड हार्टेड, तो वो लुसिटा के साथ रहना शुरू कर देती हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है स्किमिंगटन राइट से, और ऑप्शन सीन से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए होता क्या है इस बीच में, डोनाल्ड फार्फरी इन्होंने देखिए हैंचर्ड का जो बिजनेस जो कोलैप्स हो गया था, इसको उन्होंने खरीद लिया था, और हैंचर्ड तो अब बहुत ही ज़्यादा डिजेक्टेड हो चुके हैं, इमोशनली डिजेक्टेड हो चुका है, उनका हार्ट ब्रेक हो चुका है, बिजनेस में भी उन्हें बहुत नुकसान हो चुका है। इसी बीच रिचर्ड न्यूसन ये वापस आ जाते हैं, अलाइव आ जाते हैं, और वो एलिजाबेथ जेन की तलाश में जाते हैं। लेकिन हैंचर्ड इनसे झूठ बोल देते हैं कि एलिजाबेथ जो है वो है ही नहीं, वो इनकी जो डॉटर है वो अब नहीं है। वो ये बोलते हैं कि उनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन बाद में ये ट्रुथ जल्दी ही रिवील हो जाता है, जिसके कारण एलिजाबेथ बहुत ज्यादा नाराज रहती हैं हैंचर्ड से और उनसे कोई भी मतलब नहीं रखती हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि हैंचर्ड का कहीं ना कहीं कनेक्शन, एक फील कनेक्शन बन जाता है एलिजाबेथ के कारण, जिसके कारण ये ऐसा करते हैं और न्यूसन को सच नहीं बताते हैं। तो अब हम देखते हैं लास्ट में, देखिए होता क्या है, हैंचर्ड को ना तो एलिजाबेथ अब पसंद कर रही हैं, सुजैन की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, लुसिटा के तो इन्होंने दूर ही कर दिया है, लुसिटा की अब शादी हो चुकी है फारफ्री से, और इनकी जो साथ में जो काम करते थे जोसुआ, जो अब वो भी अब विंडिक्टिव हो चुके हैं, रिवेंजफुल हो चुके हैं, तो अब इनकी लाइफ में अब कोई भी नहीं है। तो हम देखते हैं लास्ट में एलिजाबेथ की शादी होती है डोनाल्ड फार्फरी से, लेकिन उन्होंने हैंचर्ड को नहीं बुलाया था। लेकिन हैंचर्ड उन्हें एक गिफ्ट देते हैं, एक बर्ड गिफ्ट देते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, ओके, उन्हें केज में एक गोल्डफिंच गिफ्ट देते हैं, और इसी बीच हैंचर्ड, जिन्होंने ये प्रॉमिस किया था, कसम खाई थी कि वो अब लिक्वर को छुएंगे भी नहीं, उन्होंने ड्रिंक करना भी स्टार्ट कर दिया, जिनके कारण उनकी हेल्थ भी रिटार्ड होने लगती है, वो फिजिकली रिटार्डेड होने लगते हैं। और हम इस बीच ये देखते हैं कि जब वो जाते हैं वहां पे, तो उनको कोई भी उनको पूछता भी नहीं है, उन्हें कोई रेस्पेक्ट भी नहीं मिलती, जिसके कारण हैंचर्ड बहुत ही रिजेक्टेड फील करते हैं, और वो वहां से चले आते हैं, अकेले चले आते हैं, और हार्ट ब्रेक के कारण उनकी डेथ हो जाती है। हालांकि फारफ्रे को ऐसा बाद में महसूस होता है कि उन्होंने काफी कोल्डनेस दिखाई है और उन्हें रिकॉन्सिलिएशन कर लेना चाहिए, इस उम्मीद से वो जाते हैं। लेकिन वहां पे देखते हैं कि ऑलरेडी हैंचर्ड की डेथ हो चुकी है, और उन्हें एक स्टेटमेंट मिलता है, एक रिटन स्टेटमेंट मिलता है। क्या है उनकी ट्रेजिक विल, कि नो वन रिमेंबर हिम, कि उन्हें कोई याद ना रखे, उनकी डेथ पे कोई फ्यूनरल ना हो। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे जाते हैं कि क्या है, इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया है, या विल में क्या लिखा है, दैट आई बी नॉट बेरीड इन कॉन्सिक्रेटेड ग्राउंड, नो सेक्सटन बी आस्क्ड टू टोल द बेल, nobody is wished to see my dead body, no mourners walk behind me at my funeral, no flowers be planted on my grave, और लास्ट में बोलते हैं नो मैन रिमेंबर मी। तो इन्होंने ये विल में लिखा था, ट्रेजिक विल, कि ऐसा ऐसा हो, मतलब मुझे कोई याद ना करे, कोई डेथ बेल ना बजे, कोई फूल चढ़ाने ना आए। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इनकी डेथ विल क्या थी, दैट ही विश्ड टू बी फॉरगॉटन फॉर एवर। तो आई होप आपको समझ में आई है चीजें, कि कैसे इनकी डेथ होती है, कैसे इनके साथ ट्रेजिडी होती है, और कैसे यही रीजन थे अपनी लाइफ की ट्रेजिडी का। ओके, यहाँ से एक लाइन है जो बहुत बार पूछी गई है, वो है हैप्पीनेस वॉज बट द ओकेशनल एपिसोड इन अ जनरल ड्रामा ऑफ पेन। दूसरी जो इंपॉर्टेंट लाइन है जो पूछी जाती है, लाइफ इज एन ओसिस विच इज सबमर्ज्ड इन द स्विर्लिंग वेव्स ऑफ सॉरो एंड एगनीज। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, लाइफ इज एन ओसिस, OASIS,
which is submerged in the swirling SWIRLING waves of sorrows and agonies. तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं और कई बार प्लॉट से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, मेजर कैरेक्टर्स अब देखते हैं। माइकल हैंचर्ड, ही इज द ट्रैजिक हीरो ऑफ द नॉवेल। इम्पल्सिव है, प्राउड है, पैशनेट है एंड अथॉरिटेरियन है। इनका राइज एंड फॉल जो होता है ये एक क्लासिकल ट्रैजिक हीरो की कैरेक्टरिस्टिक रखता है। और हेमार्शिया क्या है? इनका अनकंट्रोलेबल टेम्पर। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ग्रीक ट्रेजेडी के एलिमेंट्स यहाँ दिखते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक स्टेटमेंट बोला है, आई हैंचर्ड हैव लिव्ड टू लॉन्ग। तो जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आप यहाँ से कुछ लाइंस ले सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है एलिजाबेथ जेन। सो शी इज अ फॉइल टू हैंचर्ड। कैसे? क्योंकि हैंचर्ड का हमने देखा नेचर बहुत इम्पल्सिव है, प्राउड है, पैशनेट है, अथॉरिटेरियन है, लेकिन ये पेशेंट कैरेक्टर है, हम्बल है, सेल्फ इम्प्रूविंग है एंड अडेप्टेबल है और इनके अंदर एक्सेप्टेंस एंड ग्रोथ है। जबकि हैंचर्ड के अंदर हमने एक्सेप्टेंस एंड ग्रोथ नहीं देखी है, वो रिजिड नेचर के हैं। नेक्स्ट है डोनाल्ड फारफ्री, जो कि मॉडर्निटी को रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनैलिटी, साइंस एंड कैपिटलिज्म। इनका जो सक्सेस है, जैसे जैसे ये सक्सेस जैसे जैसे इन्हें सक्सेस मिलती है वैसे वैसे हम माइकल हैंचर्ड का डाउनफॉल देखते हैं। ठीक है, सुजैन, सुजैन को हमने देखा था, शी इज अ पैसिव लॉन्ग सफरिंग वुमेन जो सिंबलाइज करती है फीमेल वल्नरेबिलिटी को इन विक्टोरियन सोसाइटी। कैसे वुमेन बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है, कमजोर है। यहाँ पे हमने इनको कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल नहीं देखा। इनके साथ जो चीज़ हुई उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया, बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। लुसिटा टेम्पलमैन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, कई बार पूछा गया है इस कैरेक्टर को मैच करने के लिए नॉवेल से। तो सेक्सुअल फ्रीडम को, सोशल एम्बिशन को रिप्रेजेंट करती हैं और इनको सोसाइटी ने हार्शली पनिश किया था। ठीक है, तो स्किमिंगटन राइट जो थी, जो किसानों ने जो एक काइंड ऑफ एफिजी बना के जो पूरी पूरे गांव में एक घुमाया था, जैसे होता नहीं कि पब्लिकली किसी को शेम करना होता है तो उसका पुतला बना के घुमाया जाता है, तो सेम एज इनके साथ हुआ था। और जोशुआ जॉब एक इन में रुके थे, एक सराय में रुके थे, तो उन्होंने जो इनके लव लेटर्स थे उसको बहुत ही लाउडली पढ़ पढ़ के सबको सुना दिया था, जिसके कारण इनकी जो भी रिलेशनशिप थी वो एक्सपोज हो जाती है, जिसको ये झेल नहीं पाती। मेजर थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेजर थीम्स क्या है इस नॉवेल्स की? फेट एंड डिटर्मिनिज्म। यहाँ से आपकी क्वेश्चन बनता है that discuss feminine determinism in the novels of Thomas Hardy या in the Mayor of Castropolis। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन बनेंगे और ज्यादा से ये आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो लॉन्ग आंसर में बनेगा। लॉन्ग लॉन्ग जो क्वेश्चंस होंगे 200 वर्ड या 400 वर्ड्स के, वहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको उस चीज को ध्यान में रखना है। हार्डी प्रेजेंट्स लाइफ एज गवर्न्ड बाय ब्लाइंड चांस एंड फेट। हार्डी ने हमेशा जब भी नॉवेल्स में डिस्कस किया है तो कैरेक्टर्स की लाइफ को हमेशा चांस एंड फेट से गवर्न किया हुआ दिखाया है उन्होंने, जिसमें कैरेक्टर का बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं है। और ह्यूमन एफर्ट अक्सर फ्यूटाइल प्रूव होते, फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ हो जाते हैं। तो यहाँ से ये कोटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करेंगे और अपने नोट्स में ऐड करेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में सजेशन दी थी कि आप सभी एक डायरी बनाइए, कॉपी बनाइए, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट नॉवेल्स की 2 से 3 कोटेशंस आपको ऐड करनी है और याद करनी है, जिससे आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप इकट्ठे से याद करेंगे तो आपको याद नहीं होगी। आप एक एक नॉवेल्स पकड़िए, आप एक एक वर्क लीजिए और उसकी कोटेशंस को आप लिखिए, तो आपको धीरे धीरे एकदम याद हो जाएगा। आपके पास टाइम है अभी, सभी स्टूडेंट्स के पास, तो आपको लिखने में टाइम जब मिलता है तो आप चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं। अगर आप जल्दी जल्दी में सब कुछ करेंगे तो कुछ भी याद नहीं होगा, एग्जाम के टाइम सब भूल जाएंगे। ठीक है, तो हैप्पीनेस वॉज बट द ओकेजनल एपिसोड इन अ जनरल ड्रामा ऑफ पेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी थीम जो इंपॉर्टेंट है वो है कैरेक्टर एज डेस्टिनी। ठीक है, कैरेक्टर एज डेस्टिनी मतलब जो हैंचर्ड का डाउनफॉल ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है, बल्कि उन्होंने खुद ही क्रिएट किया था। कैरेक्टर अपनी डेस्टिनी को बना रहा है। इनका नेचर इनके यून को, इनकी बर्बादी को इंश्योर करता है। जो इनका एक रिजिड नेचर था, जो प्राइड था इनके अंदर, वो राइस एंड फॉल। तो हमने देखा था नॉवेल एक साइक्लिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। पहले माइकल हेंचार्ड का राइस होता है, फिर उसके बाद उनका डाउनफॉल होता है। तो हमने ये देखा राइज टू पावर फॉलोड बाय टोटल कोलैप्स। कैसे हमने देखा कि कैसे वो एक हेयर ट्रेसर थे मामूली से, फिर वो प्रोग्रेस करते हैं अपने जीवन में, राइज करते हैं, पावर उन्हें मिलती है और फिर टोटल कोलैप्स हो जाता है।
कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमने देखा हैंचर्ड के जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वो क्लैश करते हैं फारफ्रे के साइंटिफिक अप्रोच के साथ, जो कि सिंबलाइज करते हैं ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रेरियन टू इंडस्ट्रियल इंग्लैंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट करेंगे जब भी आपका दोनों कैरेक्टर से क्वेश्चन बनेगा। आइसोलेशन एंड एलिनेशन। तो हैंचर्ड जब इनकी डेथ होती है, ही इज टोटली अलोन, और ये शो करता है हार्डी का ब्लीक विजन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, कि क्या रियलिस्टिक पोर्ट्रेल इन्होंने दिखाया कि इंसान का जीवन ऐसा ही है। हार्श रियलिटी को इन्होंने दिखाया है। सिंबलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन एमसीक्यू में भी बनेंगे। ओके, देखिए ये जितने भी पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपके एमसीक्यू में स्टेटमेंट वाइज भी बनते हैं और फैक्ट वाइज भी आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और डिस्क्रिप्टिव में आपको ये काफ़ी मदद करेंगे। ठीक है, सिंबलिज्म में देखते हैं, कैस्टर ब्रिज एक सिंबलिज्म है। ये सिंबलाइज करता है सोसाइटी को और सिविलाइजेशन को, जहाँ पे रेपुटेशन को कंस्ट्रक्ट भी करते हैं और डिस्ट्रॉय भी उसी सोसाइटी में होती है। जैसे कि जैसे भी हम देखते हैं माइकल हेंचर्ड की रेपुटेशन कैस्टर ब्रिज में बनती है और वहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, कॉर्न एंड वेदर। तो कॉर्न यहाँ पे किस चीज को सिंबलाइज करते हैं, ये रिफ्लेक्ट करता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को एंड फेट के अनप्रिडिक्टेबिलिटी को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कॉर्न है वो मेजर एक आप कह सकते हैं बिजनेस का पार्ट था, और माइकल हेंचर्ड जब बिजनेस करते हैं तो वो कॉर्न को ही डील करते हैं, लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसी डिसीजंस लिए अपने बिजनेस में जिसके कारण उन्हें नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसे फेट अनप्रेडिक्टेबल है, ये भी चीज यहाँ पे दिखाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं द सेल ऑफ वाइफ। सेल ऑफ वाइफ तो ये सिंबलाइज करता है मॉरल डिग्रेडेशन को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी वाइफ को सेल कर दे ऑक्शन में तो ये मॉरल डिग्रेडेशन को ही दिखाता है। और क्या दिखाता है, इरिवोकेबल नेचर ऑफ ह्यूमन एक्शन। इरिवोकेबल ह्यूमन नेचर क्या होता है, इरिवोकेबल मतलब ऐसी चीजें जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब आपने अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लिया, आपने कुछ ऐसा काम किया, क्या आप उसे चेंज कर सकते हैं? अगर उन्होंने अपनी वाइफ को बेच दिया, क्या उस डिसीजन को बदला जा सकता है? तो ये एक ऐसा डिसीजन था जो कि अटल था, अनचेंजेबल, इरेप्लेसेबल था, तो इसको भी दिखाता है। नेक्स्ट है द स्कीमिंगटन राइट। स्कीमिंगटन राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम लुसिटा के साथ जो ज्यादती होती है उसे हम देखते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है कलेक्टिव क्रुएलिटी को जो समाज के लोगों ने की थी, सोशल पनिशमेंट को दिखाता है। इसकी वजह से लुसिटा, उनको इतना आघात लगता है कि उनकी चाइल्ड बर्थ में डेथ हो जाती है। वो उस आघात को सह नहीं पाती, वो इतना ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं कि उनका मिस कैरिज हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, हैंचर्ड की बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम के ग्रुप में हैंचर्ड की जो विल है उसके सारे पॉइंट्स आपको भेज दूंगी, तो आप वहां पे नोट कर लीजिएगा, केस नोट्स में ऐड नहीं है। ये सिम्बलाइज करता है अल्टीमेट निगेशन को और डिस्पेयर को। ठीक है, टोटल निगेशन और डिस्पेयर को दिखाता है कि कैसे हैंचर्ड पूरी तरह से एकदम डिसअपॉइंटेड हो चुके थे। वो चाहते थे उन्हें कोई ना याद करे, टोटल फॉरगेटफुलनेस उन्होंने विल में अपने जाहिर करी है या इच्छा जाहिर करी है। वो इरेजर चाहते अपनी आइडेंटिटी का। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देख सकते हैं तो हमने देखा कि मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज एक मॉडर्न ट्रेजेडी का एक एग्जाम्पल है दैट इज रूटेड इन क्लासिकल प्रिंसिपल। क्लासिकल प्रिंसिपल जैसे मैंने आपको बात करी, ट्रेजिक फ्लॉ है इसमें, ग्रीक ट्रेजेडी के कुछ एलिमेंट्स दिखते हैं। हम देखते हैं कि कैरेक्टर जो है वो अपनी डेस्टिनी बनाता है और कैसे कुछ चीज़ें ऑलरेडी प्री डिसाइंड है ना। कैरेक्टर अपनी डेस्टिनी बनाता है, मतलब थ्रू ट्रेजिक फ्लॉ। ओके, यहाँ पे हम हैंचर्ड की लाइफ के माध्यम से देखते हैं कि कैसे हार्डी ने एक्सपोज करी है क्रूअल आयरनी ऑफ एग्जिस्टेंस, वेयर एफर्ट, रिपेंटेंस एंड एम्बिशन कैन नॉट अंडू फेट। यहाँ पे हम देखते हैं फेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कुछ चीजें ऑलरेडी प्री डिस्टाइंड हैं, और आप कितना भी एफर्ट कर लें, आप कितना भी रिपेंट कर लें, कितना भी आप पश्चाताप कर लें, एम्बिशन आपकी जो भी हो, आप अपने फेट को, अपने भाग्य को नहीं बदल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके आंसर में बहुत हेल्प करेगा ये। तो अगर हम देखें ये नोट आप देखिए, तो ये नॉवेल वन ऑफ द हार्डीज मोस्ट पावरफुल साइकोलॉजिकल एंड ट्रेजिक वर्क में से एक माना जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कॉम्पिटिटिव एंड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में प्रिस्क्राइब्ड है ये।
ठीक है, कोट्स देखते हैं। यहाँ पे कुछ कोट्स हम डिस्कस करेंगे, सभी नहीं करेंगे, तो आप लोग नोट्स टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं कुछ ही इंपॉर्टेंट कोटेशन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। पहला है कैरेक्टर इज फेट। तो ये कोर आइडिया है नॉवेल का, जिसमें हमने देखा था हैंशर्ट ने अपना डाउनफॉल खुद ही क्रिएट किया था। हैप्पीनेस वॉज बट द ओकेशनल एपिसोड इन अ जनरल ड्रामा ऑफ पेन। तो यहाँ पे हम हार्डी की पेसिमिस्टिक फिलोसफी देखते हैं। अक्सर नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट है द स्कीम ऑफ थिंग्स बिगैन टू शेप इटसेल्फ टू द सेंस ऑफ ए रॉन्ग। मतलब हैंचर्ड की लाइफ में कैसे कैसे चीजें चेंज होती है वो यहाँ पे बताई गई है। ये सजेस्ट करता है फेट को कि कैसे उस फेट ने, इनके भाग्य ने हैंचर्ड को कैसे पनिश किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आप पहली दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद करिएगा, आंसर राइटिंग में लिखिएगा। नेक्स्ट, मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरमेंट। ये आप आंसर राइटिंग में ऐड करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ऐड करना है, ये नहीं कि आप कुछ भी ऐड करने। जब भी आप कोटेशन ऐड करते हैं तो आपको रेलेवेंट कोटेशन ही ऐड करनी है। अगर वो वहां पे फिट नहीं बैठ रही तो आपको नहीं लिखनी है ना। ये आपको समझना है। और जैसा क्वेश्चन पूछा गया है वहां पे आपको ऐड करना है। जैसे अगर क्वेश्चन बन जाए माइकल हैंचर्ड एज ट्रैजिक ट्रैजिक कैरेक्टर, ट्रैजिक हीरो या ट्रैजिक कैरेक्टर, तो आपको ये सारी कोटेशंस ऐड करनी है। ओके, तो ये जो लाइंस है, मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरनमेंट, ये सपोर्ट करता है हार्डी का डिटर्मिनिस्टिक विजन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कोट्स ऑन हैंचर्ड कैरेक्टर। ये देखते हैं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम एट टू सफर आई परसीव। ये कहते हैं मुझे ऐसा, इन्हें ऐसा फील होने लगता है कि अब मुझे तो सफर करना ही पड़ेगा। ये इनका ट्रैजिक सेल्फ अवेयरनेस है, जब इन्हें हर कोई रिजेक्ट कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, आई हैंचर्ड हैव लिव्ड टू लॉन्ग, ये सब आपको ऐड करनी है। एक्सप्रेस डिस्पेयर एंड ट्रैजिक आइसोलेशन। ये क्या, ये लाइन क्या एक्सप्रेस करता है? इनका डिस्पेयर, इनकी निराशा, एंड ट्रैजिक आइसोलेशन, जब ये हर तरफ से अकेले हो जाते हैं उसे ये दिखाते हैं। ठीक है, ये आप ऐड करेंगे और ये अपनी डायरी में आप इसको ऐड करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हिज वॉज अ डॉग्ड नेचर विच वुड हैव मेड हिम द सेम मैन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो ये इनके कैरेक्टर को दिखा रहा है, माइकल हैंचर्ड के ऊपर है कि इन्होंने, उनकी सर्कमस्टेंसेस ने कैसे उन्हें बना दिया था। वो वही इंसान थे जो पहले कभी बहुत ज्यादा प्रॉस्परस हुआ करते थे, लेकिन अब देखिए अब उनकी डेस्टिनी क्या है। इट इज जस्ट लाइक अ डॉग्ड नेचर, जिसने अब उन्हें क्या हाल में बना दिया। ठीक है, ये शुरुआत की लाइन है, ही हैड द करेज ऑफ ए मैन ऑफ 6000 ईयर्स अगो। इसको हम स्किप कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कोट्स है फेट वर्सेस फ्री विल में। तो जैसे आपके क्वेश्चन अगर बने फ्री विल वर्सेस फेट, फ्री विल मतलब क्या होता है? इंसान की जो इच्छा, इंसान की क्या इच्छा और उसका फेट क्या है। इंसान चाह के भी कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, चांस हैज ऑलरेडी बिगन टू एक्सरसाइज इज मेलाइंग इन्फ्लुएंस अपॉन इट्स हिज डेस्टिनी। तो यहाँ पे अगर आपसे डिटर्मिनिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन अगर बनता है तो आपको वहां पे इन चीजों को ऐड करना है। फेट एंड डिटर्मिनिज्म से क्वेश्चन बनेगा तो आपको फेट एंड चांस वाले में आपको यहाँ पे लाइंस ऐड करनी है कि चांस ने ऑलरेडी अपना जो मेलाइन इन्फ्लुएंस है वो डेस्टिनी पे दिखाना शुरू कर दिया था। ठीक है, मैन हु हैव राइजन फ्रॉम नथिंग मे बी एक्सपेक्टेड टू फॉल अगेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पे हम राइज एंड फॉल देखते हैं माइकल हैंचर्ड का, तो यहाँ पे लिखा है कि मैन जो नथिंग से राइज हुआ है तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जल्द ही उसका डाउनफॉल भी होगा। ठीक है, ओके। कुछ और भी कोटेशन है, ये इतनी रेलेवेंट नहीं है। ओके, यहाँ पे ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फारफ्रे एंड हैंचर्ड दोनों इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो यहाँ से ये कोटेशन आप ऐड कर सकते हैं अपनी डायरी में। फारफ्रे वॉज मॉडर्न इन हिज आइडियाज, हैंचर्ड वॉज एंशियंट। कई बार ये पूछा भी गया है एग्जाम में, तो ये आप ऐड करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, हैंचर्ड ट्रस्टेड टू इंस्टिंक्ट, फारफ्रे ट्रस्टेड टू कैलकुलेशन। कि हैंचर्ड हमेशा जो उनके मन में आता, जो इनका जो इंस्टिंक्ट कहती थी उस पर ये ज्यादा ट्रस्ट करते थे, लेकिन फारफ्रे बहुत ही कैलकुलेटिव माइंड के थे। इसीलिए फारफ्रे ने बिजनेस में सक्सेस की हासिल करी, लेकिन हैंचर्ड जो है वो अपने गलत डिसीजन के कारण उनका बिजनेस कोलैप्स हो जाता। तो ये भी, इसको भी आप ऐड करेंगे। ठीक है, ये लाइंस है, नो मैन रिमेंबर मी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी आप हैंचर्ड का कैरेक्टर लिखेंगे तो आपको इन लाइंस को ऐड करना होगा, दैट नो मैन रिमेंबर मी। ओके, और एक लाइन और भी है, माइकल हैंचर्ड्स लाइफ हैड एंडेड। ये लास्ट में लाइंस आती हैं। तो देखिए ऐसा नहीं कि आपको सारी लाइंस लिखनी है, आप यहाँ से जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रही है 4 या 5 कोटेशन आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं।
जो जहाँ पे आपको रेलेवेंट लगता है वहाँ पे अपने आंसर में लिख के उसे काफ़ी इम्पैक्टफुल बनाएंगे। और आंसर राइटिंग के लिए देखिए, आपको प्रॉपर बिगिनिंग करनी है, प्रॉपर शुरुआत होनी चाहिए, एक अच्छा इंट्रोडक्शन जो कैप्टिवेटिंग हो। और जब आप आंसर अपना लिखेंगे, जो पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर लिखेंगे, उसे प्रॉपर डिवाइड करेंगे पैराग्राफ में, या आप चाहें तो आप हेडिंग वाइड लिख सकते हैं अगर आपको लिखनी आती है अच्छे से हेडिंग। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमेशा अंडरलाइन करेंगे। और ब्लैक पेन का यूज़ आप कर सकते हैं, अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो आप ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं जब आप कोटेशंस लिख रहे हैं। कोटेशंस को आप हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है डबल इन्वर्टेड कॉमा में, और लाइन चेंज करके। ठीक है, जैसे सपोज दैट ये पैराग्राफ है तो आपको कोटेशन यहाँ से शुरू करनी है, यहाँ पे खत्म कर देनी है। अगर 2 लाइन में है तो आप 2 लाइन में खत्म करें, 2 लाइन से ज़्यादा की कोटेशन आपको नहीं लिखनी है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, और ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लाइन आपको अपने नोट्स में ऐड करनी है। माइकल हेंचर्स लाइफ हैज एंडेड, ये दिखा रहा है स्टार्क अनइमोशनल एंडिंग। हार्डी का रियलिज्म रिफ्लेक्ट कर रहा है इस लाइन में, हार्डी का रियलिज्म दिखता है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है और बहुत बार ये पूछा गया, दो क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करूंगी। माइकल हेंचर्ड एज अ ट्रैजिक हीरो, और उसके बाद फेट एंड डिटरमिनिज्म इन द नॉवेल। ठीक है, 400 वर्ड्स का है ये, क्योंकि लेंदी इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है ताकि आप आंसर्स को एज अ मॉडल आंसर टेक कर सके, और उसके अलावा आप जो भी आपको हटाना है जो चीज़ है वो आप हटा सकें। ठीक है, तो कैरेक्टर फेट, इसको आप रेफरेंस रखेंगे। डिस्कस करना है आपको, हार्डी का ट्रैजिक विजन भी आपको दिखाना है। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो पहले आपको की पॉइंट्स देखने हैं, ऐसा नहीं कि आप तुरंत लिखना शुरू कर दें। पहले आपको देखना है क्या पूछा गया है। माइकल हेंचर्ड को पूछा गया एज अ ट्रैजिक हीरो, ट्रैजिक हीरो की क्या क्या खासियत होती है आपके दिमाग में होनी चाहिए, है ना। एरिस्टोटल के कुछ पॉइंट्स आप याद रखेंगे, लेकिन एरिस्टोटल में हम ये देखते हैं कि जो पर्सन है वो नोबल इंपॉर्टेंस का होता है ना, ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, ये आप याद रखेंगे। सारे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे एरिस्टोटल के, लेकिन कुछ पॉइंट्स हम याद रखेंगे। और यहाँ पे हम कैरेक्टर फेट एंड हार्डी का ट्रैजिक विजन, इसको रेफरेंस में रखेंगे। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए इंट्रोडक्शन, देखिए थोड़ा सा लेंदी है। आप जब लिखेंगे तो आप सिर्फ इतना ही इंट्रोडक्शन लिखेंगे, छोटा सा। ओके, थॉमस हार्डी इज द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज इज अ पावरफुल एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न ट्रैजिक नॉवल। अब देखिए यहाँ पे ईयर इंपॉर्टेंट है, तो आपको ईयर की लिस्ट बनानी है, याद रखनी है। इन्हीं सबसे देखिए एक एक नंबर आपका मिलता है। आप इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, आपको नंबर मिलेंगे। आप इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करेंगे, आपके नंबर धीरे धीरे कटते चले जाएंगे। पावरफुल एग्जाम्पल है मॉडर्न ट्रैजिक नॉवेल का, और ये लिखा गया है ड्यूरिंग द लेट विक्टोरियन पीरियड, वेयर व्हेन फेथ इन प्रोग्रेस वाज बीइंग चैलेंज्ड बाय डार्विनिज्म, जहाँ पे फेथ को चैलेंज किया गया था डार्विनिज्म के द्वारा, डिटरमिनिज्म के द्वारा, सोशल चेंज के द्वारा। ठीक है, हार्डी अडॉप्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी टू अ रियलिस्टिक इंग्लिश सेटिंग, ये मैंने आपको बताया ग्रीक ट्रेजेडी कैसे। एंड माइकल हेंचर्ड एमर्जेस एज अ क्लासिकल ट्रेजिक हीरो इन अ मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, माइकल हेंचर्ड यहाँ पे एमर्ज होते हैं एज अ क्लासिकल ट्रेजिक हीरो इन अ मॉडर्न वर्ल्ड, और यहाँ पे हार्डी ने अपने नॉवेल्स में ग्रीक ट्रेजेडी के कुछ एलिमेंट्स को इंक्लूड किया है। ठीक है, ग्रीक ट्रेजेडी के एलिमेंट्स कैसे, कि मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दैट इज ऑलरेडी प्री डिसाइंड, कैरेक्टर का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ओके, अब देखते हैं। हेंचर्ड्स ट्रेजेडी बिगिंस विथ हिज फैटल एरर, इनकी क्या फैटल एरर है, जैसे हमने ग्रीक ट्रेजेडी में देखा था, या आप शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज में आप देखते हैं एक ट्रैजिक फ्लॉ होता है, तो वो हमार्शिया क्या है, द ड्रंकन सेल ऑफ हिज वाइफ एंड चाइल्ड एट अ कंट्री फेयर। इनका अपने ऊपर डिसीजन में कोई कंट्रोल नहीं रहता, इनके अपने इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं है, एक रेशनल हम नहीं रेशनल यहाँ पे कैरेक्टर नहीं देखते हैं। और उन्होंने ड्रिंकिंग में ड्रिंक उन्होंने किया, तो उसी स्टेट में उन्होंने अपनी वाइफ को सेल कर दिया था, अपने बच्चे को कंट्री फेयर में। और ये इम्पल्सिव बहुत है, इनका ट्रैजिक फ्लॉ क्या है, हिज इम्पल्सिवनेस। ओके, तो इस इम्पल्सिव एक्ट के कारण उनकी जो सफरिंग है, लाइफ लॉन्ग सफरिंग का एक फाउंडेशन बन जाता है। इट बिकम्स द फाउंडेशन ऑफ हिज लाइफ लॉन्ग सफरिंग। और हार्डी का एक फेमस स्टेटमेंट है जो हमने डिस्कस किया था, कैरेक्टर इज फेट। ये इसमें इस एक्शन में हैंचर्ड के कैरेक्टर में हम देखते हैं, क्योंकि इनका वायलेंट टेम्पर, प्राइड और रिजिडिटी, यही इनके डाउनफॉल को एश्योर करता है, इंश्योर करता है। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो इनका राइज भी हुआ था, ही राइजेस एज अ मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज फ्रॉम अ पुअर हेयर ट्रेसर क्या होता है, जब भूसा ले जाने वाला। ठीक है, लेकिन इनका जो नेचर है वो
अनचेंज रहता है, मतलब इनका जो नेचर रहता है वो इम्पल्सिवनेस वाला, वो माइकल जब एक कैस्टरब्रिज के मेयर बन जाते हैं तब भी इनका वही नेचर रहता है, अनचेंज रहता है। ठीक है, तो हार्डी ये रिमार्क करते हैं दैट हैंचर्ड हैज द करेज ऑफ ए मैन ऑफ 600 ईयर्स अगो। मतलब इनका इनके अंदर जो करेज है या जो इनका नेचर जो है वो 6000 साल पहले के जो लोग होते थे वैसा ही है। तो 6000 साल पहले लोगों का जो नेचर था वो कैसा था, प्रिमिटिव था, अनएडाप्टेबल टेम्परामेंट था। ठीक है, अनयील्डिंग, फ्लेक्सिबल नहीं होना, 6000 साल पहले लोगों का ऐसा टेम्परामेंट था। तो ये अभी भी वैसे ही है, तो इसको आप नोट करेंगे। नेक्स्ट हमने ये भी देखा कि इनकी लाइफ में फेट एंड चांस का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। रिपीटेडली वर्क किया है हेंचर्ड की लाइफ में, और जिसने री इन्फोर्स किया है हार्डी की डिटर्मिनिस्टिक फिलोसफी को। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक फिलोसफी मैंने आपको बताया, एवरीथिंग ऑलरेडी प्री डेस्टाइंड। ठीक है, प्री डिटरमाइंड, इसमें इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। कोइंसिडेंस होते हैं, जैसे क्या होता है, रिटर्न ऑफ सुजैन, राइज ऑफ फारफ्री, रीअपियरेंस ऑफ न्यूसन, ये सब क्या होता है, एक साथ चीजें होने लगती हैं वन बाय वन। और इनकी जो टाइमिंग है वो अगर आप देखें कोइंसिडेंटली ऐसा होता है कि हैंचर्ड की लाइफ में बहुत बुरा इफेक्ट होता है। ठीक है, हार्डी लिखते भी हैं, क्या लिखते हैं, हैप्पीनेस वॉज बट द ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। तो ये एक्सप्रेस करता है इनका पेसिमिस्टिक वर्ल्ड व्यू। ठीक है, हालांकि हम हैंचर्ड की अगर हम ट्रेजेडी को देखें, इनकी लाइफ की ट्रेजेडी, ये सिर्फ फेट से नहीं ही इम्पोज हुई थी। ठीक है, ऐसा नहीं कि फेट का बहुत बड़ा रोल था, ये ट्रेजेडी का जो कुछ रोल फेट का था और कुछ इन्होंने खुद ही क्रिएट करी थी। ठीक है, इनकी फारफ्री के लिए जो ज्वेलसी थी, उसके अलावा इन्होंने मॉडर्न मेथड को अपनाया नहीं, उसके अलावा ही हैज़ द इनएबिलिटी टू फॉरगिव। ठीक है, इनके अंदर माफ़ करने की एबिलिटी नहीं है। एलिजाबेथ को ये अपनाते नहीं जब इन्हें पता चल जाता है कि ये उनकी डॉटर नहीं है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण इनकी लाइफ में ट्रेजेडी होती है, और धीरे धीरे क्या होता है, अल्टीमेटली उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि सोसाइटी से एकदम आइसोलेटेड हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम इनके कंट्रास्ट में देखें तो इनके कंट्रास्ट में हमें क्या दिखती हैं, एलिजाबेथ जेन जो बहुत ही पेशेंट नेचर की हैं, एडाप्टेबिलिटी है, और वो सर्वाइवल इंश्योर करती हैं। ठीक है, तो ये कंट्रास्ट जो एलिजाबेथ और हैंचर्ड में दिखता है, ये हाईलाइट करता है हार्डी का बिलीव दैट फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर्स एंड्योरेंस। फोर्स नहीं, मतलब आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड कर रहे हैं, तो वो एंड्योरेंस को नहीं दिखाता, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड्योरेंस को एश्योर करती है। ठीक है, तो हार्डी का जो रिजिड विल है, हार्डी की जो हैंचर्ड की जो रिजिड विल है, जो लास्ट में हमने देखी थी, लाइक आई बी नॉट बरीड इन कॉन्सिक्रेटेड ग्राउंड, नो बडी इज विश टू सी माई डेड बॉडी, एंड नो फ्लावर्स बी प्लांटेड ऑन माई ग्रेव, नो मैन रिमेंबर भी, ये सारी जो पॉइंट्स हैं, ये क्या दिखता है, उनका सोशल, इकोनॉमिक एंड इमोशनल ruin। ठीक है, and the novel ends with Hanchard's lonely death and his tragic will, requesting that no man shall remember me, no man remember me। ये क्या हम देखते हैं, जब नॉवल की एंड होती है तो हैंचर्ड की जो लोनली डेथ, मतलब उनके साथ कोई भी नहीं होता, उनकी ट्रैजिक विल पे ये रिक्वेस्ट होती है कि कोई मैन मुझे याद ना करे, उनकी फॉरगेटफुलनेस की वो डिजायर करते हैं। तो ये क्या है, ये स्टार्क एंडिंग है। ठीक है, बहुत ही आप कह सकते हैं हार्श एंडिंग है, जो स्ट्रिप करता है ट्रेजेडी ऑफ ऑल ग्रैंडच्योर एंड लीव्स ओनली साइलेंस एंड निगेशन। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, जितना भी ग्रैंडच्योर है उसकी ट्रेजेडी को स्ट्रिप करता है, उसको अनरावल करता है, या आप कह सकते हैं अनरैप करता है, और साइलेंस और निगेशन ही लास्ट में छोड़ जाता है। जब आप नॉवल को पढ़ेंगे तो आप एकदम ऑ स्ट्रक रह जाएंगे कि ये क्या हो गया। ठीक है, अनलाइक क्लासिकल हीरोज हु डाइज ग्लोरियसली, अगर आप क्लासिकल हीरोज की देखें तो उनकी डेथ बहुत ही ग्लोरियस वे में होती है, लेकिन हम हैंचर्ड की डेथ देखते हैं कि फॉरगॉटन वे में होती है। तो ये एम्फसाइज करता है हार्डी का मॉडर्न ट्रैजिक विजन। ठीक है, so thus in this way we can say that Michael Hanchard is a tragic hero shaped by character, crushed by fate and abandoned by society। अब ये देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आप इसे आप अपने आंसर में लिखेंगे तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक इम्पैक्टफुल एंडिंग बनेगी।
आप अपने वे में इसको रीफ्रेम कर सकते हैं, पर इसी तरह से आपको कुछ लिखना है जो स्टार्टिंग भी अच्छी हो और लास्ट का जो पार्ट है कंक्लूजन भी आपका अच्छा होना चाहिए। तो 10 वर्ड इंपॉर्टेंट है। जब भी आप सम अप करते हैं तो आपको 10 देयर फोर, है ना, तो सम अप ये सारे वर्ड्स को यूज करना होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि माइकल हेंचर्ड एक ट्रैजिक हीरो है जो शेप किए गए हैं कैरेक्टर से, इनको क्रश किया है फेट के द्वारा और सोसाइटी ने इन्हें अबेंडन किया है। इस तरह द मेयर ऑफ कैस्टरबीज बन जाती है वन ऑफ द हार्डीज डार्केस्ट एंड मोस्ट प्रोफाउंड ट्रेजिडीज। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे, देखिए आपसे पॉइंट्स पूछे गए हैं। हेंचर्ड को एज अ ट्रेजिक हीरो, तो यहाँ पे कोई कहानी नहीं बताई आपने, टू द पॉइंट आपने चीजें लिखी हैं। और यहाँ पे देखिए शुरुआत में इंट्रोडक्शन लिखा गया, तो इंट्रोडक्शन आपको देखिए थोड़ा सा ही लिखना है, इसीलिए मैंने आपको बोला आप चाहें तो यहाँ तक लिख सकते हैं, छोटा सा ही हो जाएगा। या आप यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, हार्डी अडॉप्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। ठीक है, कुछ भी आप इन सारे पॉइंट्स में से कोई एक उठा सकते हैं, जैसे भी आपको समझ में आए। आपको ईयर ज़रूर लिखना है। और ये नॉवल किस टाइप ऑफ नॉवल की कैटेगरी में आता है, मॉडर्न ट्रैजिक नॉवल है, आप रीजनल नॉवल लिख सकते हैं। ठीक है, और ट्रेजेडी आपको ज़रूर यूज़ करना है। फिर यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे, जैसे फैटल एरर है इनका, हेमार्शिया कैसे, हेमार्शिया जो इनका इम्पल्सिवनेस है, कैसे ये इनकी ट्रैजिक लाइफ को लीड करता है। कैरेक्टर एक फेट है, कैरेक्टर ही फेट है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। और हेंचार्ड का जो कैरेक्टर है कि मतलब उन्होंने कभी भी अपने अंदर चेंज नहीं लाया। ठीक है, जैसे 6000 ईयर्स पहले जो लोग प्रिमिटिव होते थे और हमेशा अपने इंस्टिंक्ट से लीड करते थे, टेम्पर उनका बहुत ज़्यादा वायलेंट होता था, प्राइड उनके अंदर होता था, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। फिर उनकी लाइफ में फेट एंड चांस ने कैसे कोइंसाइड किया है, ये दिखाया गया है यहाँ पे। तो आपको ये लाइन ज़रूर ऐड करनी है। ये लाइन्स आप जब भी आंसर लिखेंगे तो ये लाइन्स तो आपकी दोनों ही आंसर में फिट हो जाएगी, अगर इस नॉवल से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप चाहें तो इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं, एलिजाबेथ जेन वाला, क्योंकि आपका आंसर छोटा ही आपको लिखना है 200 वर्ड्स का। तो आप इस तरह टू द पॉइंट आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे इनकी लाइफ में आप देखते हैं क्या इन्होंने गलती करी, कैसे इनकी लाइफ में चेंजेस आए, क्या इनकी ग्रज रहती है डोनाल्ड फार्फ्री से, और कैसे इनकी डेथ होती है। इन सभी पॉइंट्स को आप स्ट्रक्चर में लिखेंगे। तो आई होप कि आपको क्लियर है ये। अब डिस्कस करते हैं दूसरा क्वेश्चन, थीम ऑफ फेट एंड डिटर्मिनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। अब यहाँ पे दिया है डिस्कस करना है, आपको डिस्कस करना है मतलब चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में बताना है, और इलस्ट्रेशन मतलब कि आपको एग्जाम्पल्स जताने हैं। अपनी बातें आपको साबित करने के लिए आपको कुछ एक इंस्टेंसेस रेफरेंसेस आपको लेने पड़ेंगे नॉवेल से। ठीक है, तो जब आप इंट्रो लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन आपको ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बट यहाँ पे थीम पूछा है तो थोड़ा थीम को फोकस कर देंगे। ठीक है, देखिए Published in 1886, The Mayor of Casterbridge reflect Thomas Hardy's deep engagement with Victorian pessimism and determinism. तो हम देखते हैं ये नॉवेल जो कि 1886 में पब्लिश हुआ है, इसमें हम टॉमस हार्डी का डीप एंगेजमेंट देखते हैं, इन्वॉल्वमेंट देखते हैं विक्टोरियन पेसिमिज्म का। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हार्डी को एज अ पेसिमिस्टिक राइटर माना जाता है, क्योंकि इन्होंने लाइफ की जो स्टार्क रियलिटी है, हार्श रियलिटी है, उसे अपने नॉवेल्स में दिखाया है। और ज़्यादातर नॉवेल्स में हम डेथ को ज़रूर देखते हैं। ठीक है, एक हैप्पी एंडिंग हमें कुछ ही नॉवेल्स में देखने को मिली है, और डेथ हमें कई नॉवेल्स में देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे टेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जूड द ऑब्सक्योर, ओके, द मेयर ऑफ कैस्टरविज, ये इनकी इंपॉर्टेंट नॉवेल्स की आप कह सकते हैं लिस्ट में आते हैं, और सब में हमको डेथ ही देखने को मिली। ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाय डार्विनियन थॉट एंड क्लासिकल ट्रेजेडी, तो डार्विनियन थॉट एंड क्लासिकल ट्रेजेडी का हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। The novel presents life as governed by blind chance. Important lines है ये. Irony and inexorable fate where human effort is often powerless. तो इन्होंने अपने नॉवल में क्या दिखाया कि जो लाइफ है वो चांस के द्वारा गवर्न होती है। ठीक है, और आयरनी भी है इसमें नॉवल में। इसके अलावा फेट का बहुत ज़्यादा रोल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, भाग्य का रोल हमें देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, और ह्यूमन एफर्ट अक्सर पावरलेस है। ठीक है, इनएक्सोरेबल मतलब होता है, आप कह सकते हैं पिटीलेस। यहाँ पे एक वर्ड आया है ना, इनएक्सोरेबल मतलब पिटीलेस। ये जो भाग्य है ये निर्दयी है, कुछ भी किसी भी एफर्ट का, ह्यूमन के एफर्ट का कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा है, ब्रूटल है, क्रूएल है। ओके, तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हम देखते हैं हेंचर्ड की लाइफ शेप्ड बाय फेट है। इनका इम्पल्सिव एक्ट जो सेल इन्होंने किया अपनी वाइफ को अपीयर्स एक्सीडेंटल, ये एक्सीडेंटली रहा। ठीक है, इट इज बाय चांस ओनली।
yet initiate a chain of suffering that continues throughout the novel. तो शुरुआत में हम देखते हैं जो इन्होंने इम्पल्सिव एक्ट किया था, अपनी वाइफ को सेल किया था, हालांकि ये एक्सीडेंटल था, इन्होंने कोई सोचा समझा नहीं था, लेकिन ये एक ऐसी घटना है जिससे बाकी की घटनाएं एक चेन जैसे जुड़ती हैं नॉवल में। तो हार्डी ये सजेस्ट करते हैं कि अगर एक थिंग कमिट हो गई, गलत आपने कमिट कर ली, द यूनिवर्स इटसेल्फ सीम्स टू कंस्पायर टू पनिश इट। तो इन्होंने ये बताया कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ गलत कर दी तो जो बाकी की जो चीज़ें हैं वो उसी अकॉर्डिंग होने लगती है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें कंस्पायर करते हैं जिससे आपको पनिशमेंट मिले। तो यहाँ पे लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्कीम ऑफ थिंग्स बिगैन टू शेप इटसेल्फ टू द सेंस ऑफ ए रॉन्ग। कि जो हेंचर्ड की लाइफ में जो चीज़ें हो रही थी वो इस तरीके से होने लगी कि जैसे कि उसको पनिश कर रही हो जो उसने गलत किया है। ठीक है। हेंचर्ड रेपिटेडली अटेम्प्ट्स रिपेंटेंस। हेंचर्ड बार बार अटेम्प्ट करते हैं, पश्चाताप करने की कोशिश करते हैं। जैसे उन्होंने क्या 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 किया था, हिज ओथ ऑफ एब्सटिनेंस, रीमैरिज टू सुसैन, एन एफर्ट टू सपोर्ट एलिजाबेथ चेन, बट फेट थॉट्स एवरी अटेम्प्ट। ये आपको ये सारे पॉइंट्स याद करने हैं कि कैसे इसमें इन्होंने एफर्ट्स किए हैं। तो उन्होंने पहला तो 21 ईयर्स के लिए ये डिसाइड कर लिया था कि अब मैं लिक्वर को टच भी नहीं करूँगा। उन्होंने अपनी गलती को, भूल को सुधारने के लिए सुजैन से दोबारा से शादी करी थी। उन्होंने पूरी कोशिश करी थी एलिजाबेथ जेन को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन देखिए कैसे क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जो उन्होंने सोची थी धीरे धीरे उनके सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाते। फेट उनके हर अटेम्प्ट को थ्वार्ट कर देता है। ठीक है। थ्वार्ट मतलब क्या होता है, मतलब फेल कर देता है। ठीक है। जो भाग्य है इनके सारे जो भी इनके कोशिश थे उसे नाकाम कर देता है, फेल कर देता है, रास्ते में रूढ़ा बन जाता है। तो कैसे, क्योंकि कोइंसिडेंस भी होती है, साथ साथ कोइंसिडेंस होती है। पहला कैसे, जब सुजन रिटर्न करती हैं तो हेंचर्ड उस समय मेयर बने रहते हैं। ओके। अराइवल ऑफ फारफ्रे एट द पीक ऑफ हेंचर्ड्स पावर। अराइवल होता है फारफ्रे का जब हेंचर्ड बहुत अपने पावर की पीक पे होते हैं। और एक और चीज क्या होती है, न्यूसेंस का रीअपीयरेंस। जब हेंचर्ड रिडेम्पशन कर रहे होते हैं, जब हेंचर्ड पश्चाताप कर रहे होते हैं, तब न्यूजन का रीअपीयरेंस होता है। तो ये सारी चीजें ऐसे कोइंसाइड होती है कि बहुत सारी चीजें जो है वो ट्रेजेडी की तरफ ही ले जाती है। क्योंकि जब अगर न्यूसन नहीं आते तो एलिजाबेथ को पता ही नहीं चलता कुछ कि इनके फादर ने क्या किया। पहली बात तो जब न्यूसन आते ही नहीं तो हेंचर्ड झूठ ही नहीं बोलते, और अगर झूठ नहीं बोलते तो एलिजाबेथ से जो इनका एक बॉन्ड बन गया था डॉटर एंड फादर का वो टूटता नहीं, तो इनको कभी अकेला अपने जीवन में नहीं होना पड़ता। ठीक है। उसके अलावा जैसे सुजैन इनकी लाइफ में आती हैं तो सुजैन ने बताया ही नहीं एलिजाबेथ को कि हेंचर्ड उनके रियल फादर हैं। ठीक है। उन्होंने झूठ बोला और शादी करी। तो फिर ये चीज़ें क्या है, लाइन बाय लाइन ऐसे होती हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं हेंचर्ड के। ठीक है। फिर फारफ्रे जब आते हैं तो हेंचर्ड इन्हें पसंद करते हैं, इनकी जो मॉडर्न जो टेक्निक है उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन फारफ्रे फिर इनसे ज़्यादा ताकतवर बनने लगते हैं, इनसे ज़्यादा ताकतवर इन द सेंस सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने लगते, तो इन्हें पसंद नहीं आता। तो ये सारी घटनाएं ये सजेस्ट करती हैं दैट एन आयरनिकल डेस्टिनी ऑलवेज गाइड्स ह्यूमन लाइफ। एक आयरनिकल डेस्टिनी है जो हमेशा ह्यूमन लाइफ को गाइड करती है, मतलब हम चाहे कुछ भी कर लें हमारी जो डेस्टिनी में लिखा है वो होके रहेगा। दूसरा हम देखते हैं कंट्रास्ट बिटवीन हेंचर्ड एंड फारफ्रे, जो कि रीइंफोर्स करता है डिटर्मिनिज्म को। कैसे, फारफ्रे की जो सक्सेस है वो अपीयर होती है एफर्टलेस, मतलब फारफ्रे जो भी काम करते हैं उसमें ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी वो सक्सेसफुल हो रहा है, जबकि हेंचर्ड की जो फेलियर है वो उनके हार्डवर्क को मल्टीप्लाई करते हैं। जितना हार्डवर्क हेंचर्ड करते हैं उतने ही ज़्यादा वो फेल होते हैं, जिसके कारण इन्हें इनके मन में एक फारफ्रे के लिए हेट्रेड भर जाती है। और हार्डी इस घटना के माध्यम से ये भी दिखाते हैं कि लक एंड टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी मॉरल वर्ड सक्सेस को नहीं डिसाइड करती है बट कि आपका लक एंड टाइमिंग डिसाइड करता है। तो ये देखिए आप सबके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा एक चीज़ मानती हूँ, देखिए योर हार्ड वर्क प्लस लक बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन योर सक्सेस। बहुत बार ऐसा होता है कि आप हार्डवर्क कर रहे हैं बट आपका लक आपके साथ नहीं है ना। तो अगर आपका लक आपके साथ नहीं है और आप हार्डवर्क कर रहे हैं तो शायद आपको सक्सेस ना मिले। देखिए मैं ये नहीं कह रही, आई एम नॉट अ फैटलिस्ट पर्सन, लेकिन ये होता है ना। और इसके अलावा एक और भी पॉइंट है, आपको ज़रूरी नहीं कि आप हार्ड वर्क ही करें, आप स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं
तो भी यही बात आ जाएगी कि आपका लक अगर आपके साथ नहीं तो हो सकता है आपको सक्सेस ना मिले। ओके, तो हम ये देखते हैं कि इसमें लक एंड टाइमिंग का बहुत ज़्यादा रोल है जो कि सक्सेस को डिटरमाइन करता है, जैसे फारफ्री की केस में होता है। और ये रीइंफोर्स करता है एक आइडिया को जो इस नॉवल में एक्सप्रेस किया गया है, जिसको अभी हमने डिस्कस भी किया था। मैन हु हैव राइजन फ्रॉम नथिंग मे बी एक्सपेक्टेड टू फॉल अगेन, कि मैन जो आउट ऑफ नथिंग राइज हुआ है तो उसकी ये भी एक्सपेक्टेशन की जा सकती है उसके लिए कि उसका उसका डाउनफॉल भी जल्द होगा। येट हार्डी डज नॉट डिनाई ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हालांकि हार्डी ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिनाई नहीं करते हैं। फेट वर्क करता है थ्रू कैरेक्टर, मतलब ह्यूमन का इक्वल इम्पोर्टेंस है, इक्वल रोल है किसी भी घटना के होने में, या यदि इंसान की जो मेन कैरेक्टर है उनकी लाइफ में ट्रेजेडी हो रही तो इसमें इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं और उनके साथ ऑटोमेटिक चीज़ें हो रही हैं। जैसे देखिए माइकल हेंशर्ट का क्या था, इनका प्राइड था जिसके कारण इनकी लाइफ में ट्रेजेडी होती। प्राइड, एंगर, रिफ्यूजल टू अडॉप्ट, ये अपने अंदर चेंजेस नहीं लाना चाहते हैं। जैसे फारफ्री के अंदर कैलकुलेटिवनेस थी, है ना, कैलकुलेशन थी, कैलकुलेटिव माइंड था, इनके अंदर रिजिडनेस थी, इंस्टिंक्ट पे फोकस करते थे, ये जो इनके मन में आता था वो करते थे। इन्होंने नई चीज़ों को अपनाया नहीं। दैट मेक हिम वल्नरेबल टू फेट्स ब्लोज, जिसके कारण वो फेट के ब्लोज के आगे एकदम कमजोर पड़ जाते हैं। वल्नरेबल मतलब क्या होते हैं, कमजोर। ओके, दस डिटर्मिनिज्म इन द नॉवेल इज साइकोलॉजिकल एज वेल एज कॉस्मिक। तो अगर हम देखें तो इस नॉवेल में डिटर्मिनिज्म साइकोलॉजिकल भी है और कॉस्मिक भी है। मतलब कॉस्मिक में आप क्या कह सकते हैं कि ऑलरेडी डिसाइडेड है, और इसमें हम ये देखते हैं कि हर चीज ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है। कॉस्मिक मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज हो रही, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इट इज ऑलरेडी प्री एग्जिस्टेंट। आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, द नॉवेल्स क्लोजिंग लाइन्स रीइंफोर्स हार्डीज ब्लीक विजन। नॉवेल की क्लोजिंग लाइन्स मैंने आपको बताई है, नो मैन रिमेंबर मी, है ना। हेंचर डाइज अलोन सोशली इरेज्ड, सोशली इरेज होते हैं, इनको कोई भी याद नहीं करता, वो रिक्वेस्ट करते हैं नो मैन रिमेंबर मी। और इस तरह अल्टीमेट निगेशन दिखाता है फेट का फाइनल ट्रायम्फ ओवर इंडिविजुअल विल। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हेंचर्ड की क्या इंडिविजुअल विल थी और फेट ने उनके साथ क्या किया, उसमें एक जो हम हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है। So in conclusion, we can say that the mayor of Casterbridge presents fate not as a supernatural force. Fate कोई supernatural force नहीं है कि पूरी लाइफ को लीड कर रहा है, उसे बना रहा है, बल्कि there is a combination of chance, character and social circumstance that make the novel a profound study of human helplessness indifferent in an indifferent universe. ठीक है, तो अगर हम कंक्लूजन में देखें तो हम देखते हैं कि मेयर ऑफ कैस्टरबिस, यहाँ पे केवल फेट को, भाग्य को एज अ सुपरनेचुरल फोर्स नहीं दिखाया गया है, बल्कि यहाँ पे दिखाया गया इस नॉवल को एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ चांस, कैरेक्टर एंड सोशल सर्कमस्टेंसेस। चांस भी हमने देखा, कैरेक्टर का भी इंपॉर्टेंट रोल रहा, और सोशल भी सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाती है जिसमें हमने देखा कि एक ह्यूमन माइकल हेंचर टोटली हेल्पलेस हो जाता है इस इनडिफरेंट यूनिवर्स के आगे। तो आई होप कि आपको ये क्लियर है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि ये देखिए आंसर कोई फाइनल आंसर नहीं है। आपने डेरिडा का पढ़ा है ना कॉन्सेप्ट, देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ, देयर इज नो फाइनल ट्रूथ। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये आंसर एकदम, आप कह सकते हैं एकदम ही परफेक्ट है, बट मैंने कोशिश करी है कि आपके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे सामने रख सकूं। जब आप एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे आंसर लिखे जाते तो आपको एक आइडिया मिलेगा। तो आपको आंसर अपने तरीके से लिखना है, बट यहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, माइकल हेंचर्ड वर्सेस रोनाल्ड फारफ्री एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज। इसके अलावा हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो कुछ नॉवेल्स डिस्कस किए तो हम उससे भी देखेंगे। ठीक है, और एक समराइज वर्जन भी हमें देखने को मिलेगा। समराइज मतलब क्लास हम समराइज करेंगे अगली अगली वीडियो में। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको इस नॉवेल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो समझ में आ गए होंगे, और अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, ऐसा मुझे आप लोगों से उम्मीद है। इसके अलावा लुसिटा से एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि लुसिटा बिलोंग करती हैं जेरसी से। शी बिलोंग्स टू, शी इज फ्रॉम द आइलैंड ऑफ जेरसी, JERSEY। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको इम्पोर्टेंट लाइन्स तो देखिए बता ही दी है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर क्लास के बाद में बताइएगा, कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं।
जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए होगा इस क्लास का आज की क्लास का, वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे पीडीएफ अपलोड की जाती हैं और उसके अलावा डेली कुछ क्वेश्चंस अपलोड किए जा रहे हैं और स्टडी मटेरियल्स भी मैं उसमें भेज रही हूँ। तो आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। अगर आपको हेल्प मिलेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।